विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अध्याय विकास। ये विकास का यह अंतिम वीडियो विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में विकास की वैकल्पिक अवधारणा के बारे में हमने जाना था, जिसके अंतर्गत हमने दो बातें पढ़ी, जिसमें हमने बात करी अधिकारों के दावे और दूसरी हमने लोकतांत्रिक सहभागिता। इन दो के बारे में हमने विचार विमर्श किया। आज हम पढ़ेंगे विकास और जीवन शैली। विद्यार्थियों, विकास का जो वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोचों से दूर होने की कोशिश करता है। मतलब विकास का जो वैकल्पिक मॉडल हम अपनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने बात करी थी, अधिकारों के दावे की बात करी, लोकतांत्रिक सहभागिता की बात करी। इसमें हम तीसरी बात करते हैं कि जीवन शैली के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें वैकल्पिक मॉडल के आधार पर हमें प्राप्त होनी चाहिए और किस प्रकार से वह हमारे वैकल्पिक मॉडल के अंतर्गत विकास तो हो देश का, लेकिन वह वस्तु महंगी नहीं होनी चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, और भले ही उसमें टेक्नोलॉजी का जो है भरपूर प्रयोग किया गया हो। तो यही बात बताई गई है इसमें। वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण की नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोचों से दूर होने की कोशिश करता है। भले ही इनको हमने अपनाया हो, लेकिन किसी प्रकार से इसमें क्षति नहीं होनी चाहिए। विकास को देश में मोबाइल फोनों की संख्या अत्याधुनिक हथियारों या कारों के बढ़ते आकार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की उस गुणवत्ता से मापा जाता है जो उसकी प्रसन्नता और सुख और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में झलकती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बात करी कि विकास का जो वैकल्पिक मॉडल है वो विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोचों से दूर होने की कोशिश करता है। हम ये नहीं चाहते कि हमें महंगा मोबाइल चाहिए, टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल चाहिए, या हमारी जीवन शैली इस प्रकार से होनी चाहिए। विकास और उसमें पर्यावरण को क्षति हो। विकास जो है किस आधार पर होना चाहिए? विकास होना चाहिए व्यक्ति की यानी कि लोगों की जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक उच्चता होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी सुख शांति महसूस कर सके और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत आता है हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा। ये हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति होना अति आवश्यक है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, विचार मंथन बताया गया है इसमें। ये चित्र नर्मदा घाटी के डोमखेड़ी गांव के सत्याग्रह का है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण नर्मदा के पानी ने घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के सत्याग्रहियों ने बढ़ते हुए पानी का सामना करने का निश्चय किया। जब पानी खतरनाक तरीके से बढ़ा और कार्यकर्ताओं के कंधों तक पहुंच गया, तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस विवाद के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र आप कर सकते हो, और बांधों के गुण और दोषों के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। और ये सरदार सरोवर बांध पानी की कमी की समस्या को हल करने का क्या सही तरीका था, और क्या कार्यकर्ताओं द्वारा इस सरकारी योजनाओं का विरोध करना न्यायोचित था? इन सभी के बारे में आप विचार मंथन कीजिए और पता कीजिए कि ये वास्तव में सही था या नहीं था। आगे देखिए, एक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने और ऊर्जा के फिर से प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का यथासंभव उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन यानी वर्षा के जल का संचयन करना, उसको सुरक्षित रखना। सौर एवं जैव गैस यंत्र, लघु पन बिजली योजनाएं, जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट गड्ढे बनाना आदि इस दिशा में संभव प्रयास के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं, और ऊर्जा के स्रोतों का दोहन करने के बाद हम ऊर्जा के स्रोतों को किस प्रकार से वापस संरक्षित कर सकते हैं। इन सभी का हमें प्रयास करना चाहिए विद्यार्थियों। जैसे कि वर्षा के जल का संचयन, वर्षा का जल जो है हमेशा सड़कों पे बह जाता है, नदी नालों में पानी चला जाता है, लेकिन उसका संचयन नहीं होता। तो उसके संचयन की बहुत सी प्रक्रियाएं जो हैं हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, हमारे परियोजना निर्माताओं ने, और जिनको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उन्होंने इनके बारे में बहुत सारे संयंत्र भी लगाए हुए हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा, जैव गैस ऊर्जा
और पन बिजली परियोजनाएं और कचरे से जो खाद कंपोस्ट बनाया जाता है, ये सभी चीजें जो है हमें बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करती है कि हम ऊर्जा के स्रोतों को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं और हम रिसाइकल कर सकते हैं। वैसी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना हमारी सबसे पहली प्रायिकता बन जाती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक वैकल्पिक मॉडल है कि हम किस प्रकार से हम इन सब चीजों को वापस से संरक्षित रख सकते हैं, यानी कि नैसर्गिक संसाधनों का या नैसर्गिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए। इसलिए विद्यार्थियों, लोगों की अधिक संलग्नता आवश्यक है, यानी लोगों का इन सभी चीजों में जुड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बड़े सुधार को प्रभावी बनाने के लिए बड़ी परियोजना ही एकमात्र तरीका नहीं है। कहने का मतलब है कि बड़ी सुधार परियोजनाएं बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं, हम छोटे छोटे स्तर पर भी हम ये कार्य कर सकते हैं। बड़े बांधों के विरोधियों ने छोटे बांधों की वकालत भी की है। बड़े बांध के जो विरोधी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें छोटे छोटे बांध बना लेने चाहिए जिनमें बहुत कम निवेश होगा, मतलब बहुत कम खर्चा आएगा और विस्थापन भी मामूली होगा, बहुत कम लोगों को ही विस्थापित किया जाएगा और वहां पे उनको रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे छोटे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक फायदेमंद भी हो सकते हैं। एक विद्यार्थियों, मैं आपको ये उदाहरण देना चाहूंगी कि मैंने खुद ने भी अपने घर में जैव कचरे से खाद बनाने हेतु एक कंपोस्ट बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। जैसे कि मैंने पुराने जो बर्तन हैं, पुरानी जो मटकियां हैं, हांडियां हैं, उनमें घर का जो घरेलू जो कचरा होता है, जो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे सब्जियों का कचरा हो गया या हमें सैलेड का जो कचरा हो गया, इन सभी चीजों को मैं एक मिट्टी में दबा देती हूँ और धीरे धीरे उसमें उस में दबाने के बाद उससे धीरे धीरे जो है कुछ महीनों में ही जो है एक कंपोस्ट खाद जो है बन जाता है। तो छोटे स्तर पर यदि हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है व्यक्तियों, तो निश्चित रूप से हमें इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित रूप से एक सफल रूप से हम प्रकृति को संरक्षित रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये विद्यार्थियों की, ये हमें प्रारंभिक प्रयास हमें स्वयं में भी शुरू करने होंगे। इसी के साथ हमें अपने जीवन स्तर को बदलकर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की जरूरत है विद्यार्थियों, जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी आवश्यकताओं को हमें कम करना चाहिए। यह एक पेचीदा मसला है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग सकता है कि लोगों में निम्नतर स्तर का जीवन जीने के लिए कहा जा रहा हो। इसे चैन की आजादी में कटौती भी माना जा सकता है, लेकिन जीवन जीने की वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं पर बहस करने का मतलब अच्छे जीवन की वैकल्पिक दृष्टि से खोलकर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना को बढ़ाना भी है। तो विद्यार्थियों, इसमें क्या बात बताई गई है? इसी के साथ हमें जीवन जीने का जो स्तर है उसे बदलकर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की जरूरत है जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। हमें अपनी कुछ ऐसी चीजों को हमें कम करना होगा जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। देखो, इसमें चित्र में देखो तो क्या बताया गया है। उन्नी देख, मैं एक नया मोबाइल फोन लाई हूँ, ये रंगीन स्क्रीन, नए गेम्स वाला जबरदस्त मॉडल है, ये तो बढ़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले ही तो एक नया फोन लिया था, उसका क्या हुआ? अरे वह तो पुराना मॉडल था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। लेकिन क्या तुम जानती हो कि इससे कितना अक्षण्य योग्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है? हमारा पर्यावरण आज जो समस्या झेल रहा है वह बद से बदतर होता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि विद्यार्थियों, जिस चीज को हमने प्राप्त किया है, हमने वो वस्तु हमने ले ली है और वो हमारी खराब नहीं हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण यदि हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम उस प्रकृति का जो इस चीज में दोहन हुआ है, हम उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यही बात इसके अंतर्गत बताई गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें निम्न जीवन स्तर जीने के लिए कहा जा रहा है, इसमें यह बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम अपनी प्रकृति को इसके अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं। इसे चैन की उनकी आजादी में कटौती भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चैन की हमें अपने प्रकृति के प्रति यदि हम विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतनीय है, तो ये सभी बातें जो है हमारे दिमाग में कभी नहीं आएंगी। वैकल्पिक दृष्टि से को खोलकर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना बढ़ाना भी है। ऐसी किसी नीति के लिए देश भर के लोगों और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता है। इसकी यदि हमें, जैसे कि इसमें उदाहरण बताया गया है मोबाइल का, तो यह उदाहरण तो उचित है,
देखिए ऐसा नहीं है इसमें चयन की आजादी का आपको खतरा है या आपकी स्वतंत्रता को कोई खतरा है या सृजनशीलता को कोई खतरा है, किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन इसमें सहभागिता जो है, ये सहलग्नता जो है, वो सरकार और लोग यानी सरकार और जनता के बीच में होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इस वैकल्पिक मॉडल को अपना सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए। यदि हमें ऐसे निर्णय लेने हैं तो हमें एक नए लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना होगा। अगर हम विकास को किसी की आजादी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता भर नहीं मानकर विकास लक्ष्यों को तय करने में सक्रिय भागीदारी मानते हैं, तो वैसे मसलों पर सहमति पर पहुंचना संभव है। इस प्रक्रिया में अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की हमारी अवधारणाओं का भी विस्तार होगा। कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि यदि हम ऐसे बात करते हैं कि हमें नवीनीकरण, जैसे बताया ना इसके अंतर्गत कि हम नवीनीकरण नहीं कर सकते उस चीज का, कि जिन उन संसाधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की जरूरत है जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जैसे कि हम प्रकृति का नवीनीकरण कैसे कर सकते हैं, और नवीनीकरण अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत युग और बहुत ही वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमारे सामने ऐसा नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता खत्म हो रही है, हमारी चॉइस करने की आजादी हमारी खत्म हो रही है, सृजनशीलता खत्म हो रही है। ये तो सिर्फ मात्र क्या है, सहयोग की बात है। लोग और सरकार जो है आपस में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं, लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं, तभी जाकर के हम इस विचार को हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा हुआ है, एक उत्तम जीवन की कामना से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही सशक्त कामना है और बेहतरी की उम्मीद मानवीय कार्यों की संचालन शक्ति भी है। इस अध्याय में हमने देखा कि समृद्धि पाने के व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों की कैसी आलोचनात्मक छानबीन भी हुई है। विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मॉडल के लिए बहुस्तरीय खोज जारी हुई है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांतों की समानता, लोकतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पनाओं की पुनर्व्याख्या भी हुई है। विकास के लक्ष्यों का अनुसरण करने के दौरान उठे मसले भी बताए गए हैं और हमारे चयन का बाकी मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी सारी बातें बताई गई हैं। इसलिए हमें अपने को व्यापक ब्रह्मांड का अंग ही समझना चाहिए। हमें पूरी सृष्टि का अंग समझते हुए ही हमें निर्णय करने चाहिए, क्योंकि हमारी नियति आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रकृति का दोहन कर रही हूँ या नैसर्गिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये सब मेरे तक ही है। नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में स्थापित होती है। ये पूरा ब्रह्मांड इसका की कीमत चुकाता है। साथ ही मेरा कार्य दूसरे पर ही नहीं, भविष्य की मेरी संभावनाओं पर भी असर डालता है। इसलिए हमें सतर्कता से चुनाव करना चाहिए, अपनी वर्तमान जरूरतों का ही नहीं, दीर्घकालिक हितों का ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने निष्कर्षतः क्या देखा? हमने निष्कर्षतः देखा बच्चों कि हमें विकास के वैकल्पिक मॉडल में एक तो लोकतांत्रिक सहभागिता, एक हमारे अधिकारों का दावे प्रस्तुत करने की बात, हमें हमारे अधिकारों को किस प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं। तीसरी बात आती है इसमें सरकार और जनता के बीच में सहलग्नता यानी सहयोगात्मक भूमिका, और उसमें जो नैसर्गिक संसाधन है उसका समुचित प्रयोग करते हुए, निश्चित प्रयोग करते हुए, न्यूनतम प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक जीवन स्तर में कल्याण करना, और इसमें लोकतांत्रिक सहभागिता जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अब इसके साथ ही विद्यार्थियों यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हमारे सामने प्रश्न आते हैं इसके अंतर्गत कि प्रश्नावली है, इसमें आप सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप विकास से क्या समझते हैं और क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है। तो विद्यार्थियों, विकास एक जो है निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने की बात करता है। ठीक है। दूसरी बात, विकास शब्द का अर्थ संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में, दोनों अर्थ में हमने पहले वीडियो में समझा। विकास शब्द का संबंध समाज के प्रत्येक पहलू से होता है। विकास की प्रचलित परिभाषाओं एवं विकास के आधुनिक मॉडलों से समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं मिलता। विकास की अवधारणा जो है वो विकसित देशों ने केवल अपने विकास पर बल दिया उसमें, जबकि विकासशील देशों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में जिस तरह का विकास अपनाया जा रहा है उससे समाज
को काफी हानि उठानी पड़ रही है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण से तथा खनन कार्यों से बड़ी संख्या से में लोग जो है बेघर हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। लोगों की संख्या में काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ग्रामीण लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और संस्कृति का विनाश हो रहा है। दूसरी ओर विकास का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सुनामी तूफान में जो जान माल की हानि हुई है, तटीय वनों की कटाई हुई है, समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों की स्थापित होने का कारण ये सभी चीजें जो हैं हमें दिखाई देती हैं और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भूमंडल के ताप का बढ़ना है। ये पर्यावरणीय प्रभाव जो है हम इसके अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है? तो विकास की प्रक्रिया ने विद्यार्थियों प्राकृतिक संसाधनों के अनाधुन दोहन के बारे में बात की है। गरीब और असहाय लोगों को जो चुकानी पड़ती है विस्थापन की समस्या, पर्यावरणीय समस्या, इन परिस्थितियों से उनके कुछ अधिकार और दावे की बात की गई है इसमें, जिसके अंदर हमने बताया प्राकृतिक संसाधनों, आजीविका के अधिकार की बात है, नैसर्गिक अधिकारों की बात है और परंपरागत अधिकारों की बात इसके अंतर्गत की गई है। अब बात आती है विकास के बारे में। निर्णय सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए विकास के बारे में निर्णय सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए किए जाएं, ये सुनिश्चित करने में अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या लाभ हैं? तो हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है, जिसमें जनता और सरकार की सहभागिता सुनिश्चित होनी आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति आदर व सम्मान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की इसके अंतर्गत सहभागिता होती है और साथ ही उन पर किसी भी प्रकार का विचार जो है थोपा नहीं जा सकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वह भाग लेता है, अपनी सहभागिता दर्ज करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि विकास से होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे? विद्यार्थियों, वास्तव में ये विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जो जवाबदेह बनाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन जो है वो काफी सफल रहे हैं। महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा करी है। जैसे कि हम चिपको आंदोलन की बात कर सकते हैं, पर्यावरण संघर्ष से संबंधित हम विभिन्न संघर्षों और आंदोलन की हम बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आंदोलन और तथ्यों के आंकड़ों को भी लोगों के सामने लाते हैं और सरकार जो है छुपाने का प्रयास करती है। लेकिन फिर भी हम जो है इन संघर्ष और आंदोलनों के माध्यम से अपने हितों को, अपने समाज और पर्यावरणीय क्षति को दूर करने के संबंधित आंकड़ों को ला करके हम उन्हें सचेत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से विकास का जो मॉडल है, सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत हमने ये देखी कि इसमें लोकतांत्रिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है और प्रकृति का ज्यादा दोहन ना हो, नैसर्गिक संसाधनों का हम उचित प्रयोग करें। ये हमारे सामने ये बातें हमारे समक्ष आती हैं। तो जितना हम वस्तुओं को रीयूज कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और यह पुस्तक भी हमारी यहाँ पे पूरा कोर्स जो है हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद एंड नमस्कार। और नए वीडियोस में नए विचार, नए विषय मैं आपके सामने लेकर हमेशा उपस्थित रहूंगी। धन्यवाद एंड नमस्कार।